कौन से स्कूल में हैं हम? सेंट लुइस पार्क स्कूल। सबसे अच्छा स्कूल जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। ऐश्वर्या, हाँ 7th सेक्शन में हो ना? हाँ शक्ति। स्कूल का टाइम 7:50 है, 8 नहीं। इस महीने में तीसरी बार लेट हुई हो। आज रिसेस में लाइब्रेरी में दास मैडम की हेल्प करो। सॉरी शक्ति। एना, 10th A, लिली हाउस एथलेटिक्स ना, तुम टीम से बाहर हो। प्लीज शक्ति ऐसा मत करो। इससे तुम्हें नेल्स काटना याद रहेगा। पर ये तो ठीक नहीं है शक्ति, प्लीज। और अपने जूते पॉलिश करो। और बाकी सबके लिए, क्योंकि आज तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा पनिशमेंट मिलेगी। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तुम लड़कियों ने क्या प्रोग्राम तैयार किया है। अब मैं प्रोग्राम का मजा लेने वाली हूँ, तो मैं स्टेज पर बुलाती हूँ हमारी हेड गर्ल शक्ति शेषाद्री को। फ्रेंड्स, टीचर्स और साथियों, Hark now, hear the angels sing. A king was born today, and a man will live forevermore because of Christmas Day. का हाइपोटेन्यूज कितना लंबा है? देखो 2 और 3 का रूट पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज की लंबाई मुझे भूख लगी है। b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को जमा करके निकाली जा सकती है। मैं लंच में आज चाय भटूरे लेके आई हूँ। स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a और b की वैल्यूज यहाँ दी हुई हैं। तुम लोगों को a तू और b लंच के लिए की क्या जगह लेके पर आई है? values डाल आज देनी बुधवार है ना, दो तो खुद ही स्क्वायर समझ ले के क्या एरिया होगा। कुल बराबर क्या होगा होगा? उस स्क्वायर के चावल, एरिया से डोसा, जो इडली और ट्रायंगल की पूरी। हाइपोटेन्यूज हाँ से हाँ, बना हुआ है। तो a उसके स्क्वायर खाने का प्लस टाइम b टेबल स्क्वायर मालूम है, कुल पर मिलाकर पाइथागोरस मुझे थ्योरम c फिर स्क्वायर। अगर कौन तू बात इसमें कर रहा पास नहीं हुई है? ना। तुम लोग 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकते? कौन सबसे पहले इसे हल करेगा? मिस शक्ति, हमेशा की तरह। ओके गर्ल्स, तो घर जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल होमवर्क करके लाना मत भूलना। मैं कल सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। श्वेता, तुम घर जाने से पहले मुझसे ऑफिस में मिलकर जाना प्लीज। तुमने अपना खाना खाया या नहीं? खाया कि नहीं? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता, तुम चिल्ला रही हो। थोड़ा धीरे बोलो, मुझे साफ सुनाई दे रहा है। और हाँ, मैंने खा लिया है। किसी बात का जवाब ठीक से नहीं देती। इस परिवार में सबको सिर्फ खाने की ही पड़ी है। खाया खाया, हर वक्त खाया। तुम और तुम्हारी बेटी यही एक सवाल पूछती है मुझसे। और अम्मा कहाँ है? काम से अब तक लौटी नहीं। कल रात को आई थी या नहीं? वो तुम्हारी अम्मा है या तुम उसकी अम्मा हो? आई थी तुम्हारे सोने के बाद और उठने के पहले चली गई। तुम दोनों माँ बेटी लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, पर मुझे बीच में मत घसीटो। तुम्हारा माँ बेटी वाला डायलॉग जब तुम और अम्मा लड़ोगे तो मैं भी यही बोलूंगी।
तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला क्या? हे, क्या कर रही है? क्यों जगा रही है उसे? क्यों सिर्फ मुझे ही होमवर्क मिला है? अब आ रही हो? अपने लाडले नाती से तो पूछो अब उस ये बेचारे स्कूल के जा पीछे भी रहा पड़ है गई। या नहीं। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम तब समझ आएगी जब तुझे कस के थप्पड़ मारूंगी। आज स्कूल गया था या नहीं? नहीं अक्का, बात बात पर मुझे सताने के बजाय अपने नाती पे ध्यान नहीं दे सकती? देखो क्या शोर मचा हुआ है तुम्हारे घर में। क्या हो रहा है? इतनी देर से बड़बड़ कर रही थी, अब चुप क्यों हो गई? पेपर मेरा हो गया। हो भी गया? जी मैम। 1 मिनट, लेकिन अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। जी मैम, पर मेरा हो गया। ओके, तुम जा सकती हो। क्लास, तुम सब लिखते रहो। एग्जाम्स खत्म। ला 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 ला। एग्जाम्स खत्म हुए। ये एग्जाम्स खत्म। ये आज से छुट्टियां। अच्छा, पहले मुझे अपने आंसर्स दिखाओ। देखते हैं तुमने ठीक लिखा है या नहीं। प्लीज मत देखो। नहीं शक्ति। अरे क्या कर रही हो? मुझे दो, मुझे वापस करो। वो तुम लोग भी ना, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ देखना है। अभी नहीं अभी नहीं। नहीं 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 दो मुझे, कहाँ ना दो? नहीं नहीं क्या कर रही हो? अभी नहीं। ओह माय गॉड, शक्ति। कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। मैं इसे यहाँ तुम्हारी देखभाल के लिए लाया हूँ। ओके सर। इसका नाम मालिनी है और अब ये यहाँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। और मालिनी, इस पे तुम कड़ी नजर रखना। ओके सर। ये बहुत ही तेज लड़की है और काफी नटखट भी है। पे जो गई हूँ। मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी, हमेशा इसका ध्यान रखूंगी। आप चिंता ना करें। ठीक है, कट। मैडम सेम। शुरू में वो चुप है क्योंकि उसके मन को थोड़ा धक्का पहुंचा है। ठीक है, एक बार सीन पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। तब तक मैं राव से बात कर लेता हूँ। राव से यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। फेड आउट ठीक है, एक बार करके देखते हैं कैसा लगता है। अब अचानक सबको फल खिला रही है। लगता है इससे कोई बात नहीं कर रहा तो इसे अजीब लग रहा है। अम्मा, मैंने कितनी बार मना किया है, पर क्यों? न जाने और कितनी बार समझाना पड़ेगा कि फिल्म सेट पर लड़की को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो पढ़ी लिखी है। पर मैं ऐसी ही हूँ। मैं किसी को कुछ दिखा या जता नहीं रही हूँ। एक बात जान लो, इस वक्त तुमने ऊपर भी पैडिंग की हुई है और पीछे भी। और ये बात यहाँ सभी जानते हैं। बाल बनावटी हैं, कपड़े नकली हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ किसी को दिलचस्पी है कि तुम कौन हो? रोज तुम्हें समझा समझा के थक गई हूं मैं। इस तरह पैर पे पैर रख के मत बैठो। कितनी बार बोला है तुम्हें? डायलॉग्स मैम, शॉट रेडी है। टेक से पहले पढ़ लूंगी।
नहीं मैम, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, सब लोग याद कर रहे हैं, डायरेक्टर सर भी वेट कर रहे हैं। याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो डायरेक्टर सर प्रॉम्प्ट कर लेंगे ना? प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट मतलब? प्रॉम्प्ट का मतलब नहीं मालूम क्या? वो डायलॉग शॉट के दौरान बोलेंगे और मैं दोहरा दूंगी। तुम जाओ, मैं सर से बात कर लूंगी। वेल शक्ति, दिखने में तुम काफी समझदार लड़की लगती हो। मैं 10th बोर्ड एग्जाम्स में स्टेट टॉपर हूँ। मान लिया, तुम बहुत ही समझदार हो और स्टेट टॉपर भी हो, तो फिर ये सब तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? मुझे उम्मीद है ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म होगी। मैं कॉलेज में 2 महीने बाद लेट एडमिशन लेने वाली हूँ। चलो मान लिया, पर अगले 25 दिन तुम यहां हमारे साथ फंसी हुई हो, ये तो बदलने वाला नहीं। तब तक अपना बेस्ट क्यों नहीं देती? इसमें मेरी खुशी नहीं है, इस बात की कोई कीमत नहीं। श्रीधर सर की बात का मुझ पर बहुत असर हुआ। मुझे उनके एक्सपीरियंस पर बहुत भरोसा था, इसलिए मैंने उनकी सलाह मान ली। क्या थी वो सलाह? शक्ति, तुम्हें हैरानी होगी कि हम वो काम कितने अच्छे करते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा विश्वास करो। चलो शॉट कंप्लीट करते हैं। ऊपर लो, थोड़ा नीचे, डायरेक्टर लेफ्ट, ठीक है। हेलो सिस्टर, थैंक गॉड, मुझे चिंता होने लगी थी। शक्ति? यस सिस्टर, आवाज आ रही है? शक्ति, आई एम सॉरी। क्यों सिस्टर, क्या हुआ? कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया है। आपने उनसे कहा ना मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। तुम्हारे 10th के रिजल्ट से ही समझ आ जाता है शक्ति। तो फिर बात क्या है सिस्टर? अगर पॉलिसी है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल खराब होगा। अगले साल ज्वाइन कर सकती हूँ ना? नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर सकती हूँ, है ना सिस्टर? इस साल ब्रेक ले लेती हूँ और अगले साल नए एकेडमिक ईयर में फ्रेश स्टार्ट कर लूँगी, है ना सिस्टर? शक्ति। यस सिस्टर, मैं सुन रही हूँ। शक्ति, कॉन्वेंट की एक और पॉलिसी भी है। वो कुछ प्रोफेशंस की लड़कियों को अपने कॉलेज में स्ट्रिक्टली एडमिशन नहीं देते। पर मैं वही स्टूडेंट हूँ सिस्टर जो पहले थी। मेरा दिमाग यहाँ सड़ नहीं गया है और मैं ये सब छोड़ रही हूँ। मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे माफ करना शक्ति, मैंने बहुत कोशिश की। पर क्यों? अगर मुझे यहाँ रहना पड़े तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अभी तक यहाँ इसलिए जिंदा थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये पहली और आखिरी बार है। सोते जागते मैं बस यही सपना देख रही थी कि मैं ग्रेजुएशन गाउन में हूँ। सिर्फ इसी ख्याल ने मुझे जिंदा रखा है। इसी की वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ सिस्टर। प्लीज ये सपना मुझसे मत छीनिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। आपसे अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ की भीख मांगती हूँ। शक्ति प्लीज, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो तुम्हें फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैं किससे कहूँ? कॉन्वेंट से कि रूल्स और पॉलिसीज चेंज करें, या दुनिया से जो फैसला लेती है किसका फ्यूचर क्या होगा? मैं किस के आगे हाथ जोड़ूं कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सिचुएशन में फंसी हुई हूँ? आप ही बताइए, मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? आप ही से कह सकती हूँ ना, मुझे अकेला मत छोड़िए प्लीज। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। ये मेरा जिंदगी भर का वादा है। मैं इसकी वजह नहीं हूँ। तो फिर कौन है? किस्मत, ईश्वर। मैं भीख मांग रही हूँ, आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रही हूँ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के। मुझे यहाँ से निकाल लीजिए प्लीज सिस्टर, प्लीज 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 सिस्टर। मैं आपके हाथ
छोड़ती हूँ। बोला था ना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए, कर लो। ये देखो, कल का सीन लंबा सीन है, इम्पोर्टेंट भी, ठीक से याद कर लो। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुमने भूत देख लिया है। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। मेरी बात हो गई उनसे, सब खत्म हो गया, सब कुछ। वो मुझे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ अम्मा। चलो अच्छा हुआ। अम्मा, सब खत्म हो गया। Not fair, not fair, not fair. Not fair. स्पॉटलाइट ऑन। वहां खड़ी खड़ी मैं एक ही बात सोच रही थी कि अब मैं और कहीं नहीं जा सकती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। खुद को मैं इतना अकेला और गुम पहले कभी महसूस नहीं किया। फिर अचानक वो रोशनी का दायरा मुझ पर गिरा। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो, बाहों के घेरे में ले लिया हो। और उस वक्त मुझे लगा कि इस दुनिया से मुझे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती। और फिर मैंने अपना काम ठीक वैसे ही किया जैसे और कोई नहीं कर सकता था। और कट। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। फर्स्ट क्लास सर। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। सिनेमा की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शक्ति। आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। आज एक स्टार पैदा हुआ है। अब तुम मुस्कुरा सकती हो। अगला शॉट सेटअप करें? यस सर। तो मेरे साथ ये फिल्म करना चाहोगी? मेरी खातिर? मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। जिस पल हम उस कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे, उसी पल कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। माँ,
रुको मैं आती हूँ। माँ, ये भी ना। तुम बोल सकती हो ना? बोलना आता है तुम्हें? डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे। मुझे तो लगा था आप मेरी पहली फिल्म देखकर यहाँ आए हैं, मिस्टर GMR। वाह, तो बोल सकती हो तुम। क्या इस फिल्म में मैं सौम्य देवी की जगह ले रही हूँ? आमतौर पर वही काम करती है, पर इस बार बात कुछ अलग है। ओह, तो आप मेरे पास खास तौर पर आए हैं, है ना? तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है क्या? कहो तो वापस ले लूं उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो मैं कभी उनके फैन नहीं रही। ओह, बदलाव प्रकृति का नियम है। आज उसकी बारी है। मुझे जरा अब लंच के लिए ऑफिस जाना है। मेरा एक दोस्त है SRS। वो डॉक्टर ना, जिसने आपका ट्रीटमेंट किया था जब आपका पैर टूट गया था? हाँ वही। अब मुझे भी लगने लगा है वो सच ही कहता था। लेकिन ऐसा क्या कहते हैं वो? यही कि अक्लमंद लड़कियां मुलाकात को और सुंदर बना देती हैं, यही कहते हैं वो। हाथ में पकड़ लीजिए। हाँ। और यहाँ बैठ जाइए। हाँ। उसके बाद मैडम आपके गोद में बैठेंगी। मैडम आइए। ओके शक्ति, हम लोग एक बार करके आपको दिखाते हैं। ठीक है सर। शक्ति आओ। आप समझ गए? ओके सर, ओके। आइए करते हैं। मैडम एक मिनट। जरा बिल्लू क्या हुआ अभी? शक्ति मैडम ठीक है सर, कोई और ऑर्डर चाहिए आपको? आइए मैडम, बैठिए। हाँ ठीक है। ठीक है, जी जी सर जी। शक्ति, हाँ पिंकी, मैं ही हूँ, तुम्हारे बीते दिनों का भूत। हाँ शक्ति, सचमुच वैसा ही कुछ लग रहा है। विश्वास ही नहीं होता कितना वक्त गुजर गया ना। अब हम कितने बड़े हो चुके हैं। तो अब तुम कहाँ रहती हो? मैं अब हैदराबाद में रहती हूँ। ओह, वो छोटा शहर। क्या करती हो तुम वहाँ? कुछ खास नहीं, सादी जिंदगी है, पर मुझे पसंद है। तो तुम्हारी अम्मा ने बताया तुम्हारा घर मैंने खरीदा? ओह, तुमने खरीदा है क्या? मुझे पूछने का ख्याल ही नहीं आया कि कौन खरीद रहा है। सच पूछो तो जब बेचने का सोच ही लिया तो क्या फर्क पड़ता है।
पर मुझे बहुत खुशी है कि वो घर तुमने खरीदा है शक्ति। मुझे मालूम था कि वो तुम्हें हमेशा से पसंद था। तो आखिर सब सेट हो ही गया। तुम्हारा इतना शानदार करियर है, स्टार बन गई हो। मैं अपने परिवार, शादी, बच्चों के साथ हूँ। तो हम दोनों ने अपनी जिंदगियों का कुछ कर लिया। हाँ, सब सही है अभी। तुम बड़ी हुई, मैं बड़ी हुई, और ये भी समझ आया कि जिंदगी भर बहने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सैयद चलो, हाँ मैडम, निकलते हैं। जी। मर्द आते हैं और मर्द जाते हैं, ना कुछ देते हैं ना लेते हैं, लेकिन जो दर्द अपनी बहन के दिल तोड़ने से होता है वो किसी से नहीं होता। मैंने अपने मन में इस पल के बारे में हजारों बार सोचा था कि तुम कहीं बैठी होगी और मैं वहां अपनी शानो शौकत के साथ पहुंचूंगी, कि तुम मेरे जेवर, मेरी कार, मेरे रुतबे की ओर ध्यान दोगी, और तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने इतनी कामयाब इंसान की दोस्ती को हाथ से जाने दिया। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और यही बात मैं सहन नहीं कर पाई। अगर तुमने मुझे देख के मुंह मोड़ लिया होता, मेरे एक्ट्रेस होने को नीची नजर से देखा होता, तो मैं सह लेती। पर मुझे परेशानी इस बात से हुई कि जो रिश्ता मेरे लिए मेरी जिंदगी का एक जरूरी पड़ाव था, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हें एक बार मुड़कर देखने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो ये रिश्ता कभी था भी या नहीं? मैं तुम्हें बहन मान रही थी। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? और अगर मैंने ये गलती एक बार की है तो मैंने जरूर ये गलती बार बार की होगी। सैयद थोटम हाउस ले लो। मैडम, इस वक्त वहाँ जाना आपके लिए- सैयद जितना कहा है उतना ही करो। थोटम ले लो। मैडम, मैडम रुकिए, एक मिनट। जयमाल, मेरी बात सुनिए। प्रदीपन तुम बीच में मत पड़ो। जयमाल कहाँ है? प्रदीपन, इस तरह यहां अचानक आने का मतलब क्या है शक्ति? क्या आप मुझसे प्यार करते हैं जयमाल? जिस तरह से मैं जानता हूं, हाँ करता हूं। तो मुझसे शादी कर लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में, अपने घर में जगह दे दीजिए। यह नहीं हो सकता शक्ति। पर आपने तो कहा आप मुझसे प्यार करते हैं। प्यार तो किसी रुतबे, हैसियत या ऊंच नीच को नहीं देखता ना। प्यार बिना शर्त के किया जाता है। औरतों को मर्दों से हमेशा कुछ ऐसा ही क्यों चाहिए जो मर्द नहीं दे सकते? यह बिना शर्त का प्यार, अटूट रिश्ता सिर्फ एक मां से ही मिल सकता है, और मैं तुम्हारी मां नहीं। मां से आज तक नहीं मिला, तभी तो आपसे मांग रही हूं। पहली बात तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था शक्ति। हम दोनों के बीच एक हद है जो कभी भी हमें पार नहीं करनी चाहिए, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में? अगर मैं मर रही हूं तो भी? कम से कम तुम्हें इस वक्त देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह है भी या नहीं जयमाल? मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पन्ने पर हूं शक्ति। जिस घर में रहती हो, जिस कार में तुम घूमती हो, तुम्हारी फिल्मों के हिट होने में, तुम्हारे रुतबे में, तुम्हारी जिंदगी के हर एक पहलू में हूं। क्या यह काफी नहीं है शक्ति? मुझे हमेशा से लगा था कि तुम अक्लमंद और अलग हो। तुमसे इस तरह की हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। आओ। घर जाओ शक्ति, और चैन की नींद सो जाओ। मैं आपकी पत्नी से बात करती हूँ। हो सकता है वो मुझे अपना ले। उन्हें तो वैसे भी हमारे बारे में पता ही है ना। शक्ति, जाओ यहां से और मेरे सामने मत आना। नहीं गई तो? मैंने तुम्हें बनाया है, मैं बर्बाद भी कर सकता हूं।
कोई है जो मेरी जिंदगी पर अपना हक जता रहा है और मैं उनसे लड़ भी नहीं पाती क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे ज़रूरी, सबसे अहम रिश्ता उन्हीं के साथ है। या शायद उनकी वजह से मैं सिर्फ एहसासों के उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रिश्ते के भ्रम में बांध रखा था, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। पर अगर जिंदगी में इस सब का कोई मतलब नहीं है तो इस जिंदगी का कोई मतलब है भी या नहीं। प्लीज एक बार फोन करके उसका पता कर ले अलामेलू। अब पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं। आज सुबह ही उसका खत मिला। पता है क्या बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? इस खत की तारीख। उस दिन उसका बर्थडे था, 25वां बर्थडे। वो तुम्हारे और मेरे जितनी ही है, सिर्फ 25 साल की। और जरा उसकी जिंदगी देखो। साहब आने वाले हैं, चपाती तैयार है ना? हाँ, जिस दिन हम मिले थे उस दिन उसका बर्थडे था और मुझे याद ही नहीं था। शक्ति, शक्ति, मुझे मालूम था आप आएंगे। ओह, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सीरियस फूड पॉइजनिंग है। आखिर इतना खराब क्या खा लिया था शक्ति? क्यों डॉक्टर, फूड पॉइजनिंग हुई है ना? शक्ति, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक से आराम करो और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने प्रदीपन को बोल दिया है, वो हर चीज का इंतजाम कर देगा। मैं अपनी अगली फिल्म में बहुत बिजी रहने वाला हूं। किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस फोन कर देना। अगली फिल्म? उसमें तो मैं भी थी। ऐसी हालत में तुम जापान में शूटिंग कैसे करोगी शक्ति? तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम आजाद हो शक्ति। दिखाई तो नहीं देंगे ना? क्या नहीं मैं मैडम। अंदर आ सकता हूँ? डायरेक्टर सर। ओह। एक मिनट, मैं दरवाजा खोलती हूँ। चिंता मत करो, मेरे पास मेरी चाबी है। ओह, पर ये तो अंदर से बंद है और शायद यह भटक गया है। भारी दरवाजा है ना? हाँ, मुझे पता है। अब तो लगता है इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है फिर, मैं आ रहा हूं। अपने आप को बचाओ और अलग हट जाओ। 1, 2। आखिर आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मैम। शक्ति, प्लीज कॉल मी शक्ति। हाय शक्ति, मैं हूं चैतन्य। करेक्ट। सीन अच्छा आ गया ना? पूरा लेंथ मिला ना आपको? यस सर। मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए ओके सर। अगली लोकेशन पर शिफ्ट करो। ओके सर। हाँ ठीक है। सीन ठीक है सर। चलो दोस्तों, ये मैम का हमारे साथ आखिरी दिन था। इसके साथ इनका काम खत्म। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा काम किया मैम आपने। मैम आपने बहुत अच्छा काम किया मैडम। बेहतरीन वर्क। तो लीजिए, हो गया तुम्हारा पूरा काम खत्म। वैसे हमारा थोड़ा बाकी है, लेकिन तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा शक्ति। मैं ये वक्त कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारे और तुम्हारी टीम के साथ काम करके अच्छा लगा। मैंने उस दिन कहा था ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार शूट है। अब सपने से जागकर असली दुनिया में जाना होगा। अब मैं उससे हमेशा तो नहीं भाग सकती हूँ ना। तुम चाहो तो रुक सकती हो। मुझे मद्रास जाना पड़ेगा। वहां बहुत कुछ है जिसका मुझे सामना करना है, और मैं ये भी परखना चाहती हूँ कि ये खुशी उन मुश्किलों में भी टिक पाती है या नहीं टिक पाती। ये बेचैनी तो नहीं थी जिसने मुझे पल भर की खुशी दी। जिंदगी मेरे लिए खेल नहीं है चैतन्य। कभी ना कभी लौट कर मुझे घर जाना ही होगा। ठीक है।
नमस्ते सर। तो फिर मिलते हैं कभी। क्या तुम्हारा हैदराबाद आने का कोई प्लान है? नहीं, मेरा मतलब था अगर तुम मद्रास आए तो। मेरा वहाँ कोई काम नहीं और आने का कोई प्लान भी नहीं। ओह, मेरा भी हैदराबाद आने का प्लान नहीं है। तब तो लगता है हमारी मुलाकात मुश्किल है। ओके। शक्ति, एक सेकंड। एक लड़की, पंख है जिसके, पर क्या वो उड़कर आसमां को छूना चाहती है? सच, मैं ये चाहता हूं। कितनी अजीब बात है। कभी कभी जो बात आप खुद नहीं समझ सकते। ये कहाँ मिला? बस समझो, मिल गया। अच्छा है ना? इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं चाहता हूं वो कोई कि तुम्हें दूसरा वो मिल कितनी जाए जो आसानी तुम से ढूंढ आपको रही हो। देखकर समझ जाता है। मुझे एहसास था कि जिंदगी ने मुझे बहुत बदल दिया है, लेकिन उस दिन मुझे हैरानी हुई कि मेरी इतनी लंबी जिंदगी का सफर सिर्फ उस उठे हुए सर के झुकने से समझा जा सकता है। अरे हाँ सर, हमारी गली के आखिर में जो बिजली का खंभा है ना, उसकी तार जल गई है, तो बिजली वालों को बुलाना पड़ेगा। सच में? नहीं तो रात भर बिजली के आने की उम्मीद नहीं है, सुबह ही कुछ हो सकता है सर। ए अम्मा, तुम्हें मालूम है अरुगम का घर कहाँ है? मुझे नहीं लगता है ये बिजली सुबह से पहले आने वाली है। व्हाट? या क्या बोल रहे हो? आपके पास कोई बिजली बोर्ड का इंजीनियर हो तो पता करो जी सर, मैं जल्दी जा प्लीज। रहा हूँ। अब पूरी रात मैनेज कैसे करेंगे? बिना लाइट, बिना पावर, मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करें? कहीं और चले क्या? नहीं नहीं, कुछ करते हैं ना। क्या? आओ। आसमान कितना खूबसूरत है ना, और चांद उससे भी ज्यादा। मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि तुम आज तक कभी छत पर नहीं आई हो। मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे ये सब करने के लिए किसी का साथ चाहिए। और घर पर अम्मा के होते हुए हमेशा इतना। तुम मुझे बताना चाहती हो हुआ क्या था? मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना। तुमने आज तक मुझे जीएमआर के बारे में क्यों नहीं पूछा? मतलब लोगों ने तुम्हें बताया होगा ना, उसके अलावा भी बहुत सुना होगा, फिर भी कुछ क्यों नहीं पूछा? मुझे पूछने जैसा कुछ लगा ही नहीं, शायद मेरे लिए जरूरी नहीं है। पर अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे साथ खुश हो? यहां इस तरह खुले आसमान के नीचे? पता है, ये जो चांद है बड़ा ही बदसूरत है। इतनी सारी कविताएं और गीत, सब झूठ इस बदसूरत चांद के लिए। पर अगर ये सचमुच वैसे होता जैसे इन गीतों में, तो शायद ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की तरह होता। कुछ गाकर सुनाओ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो।
कुछ सुनाओ ना। राज कपूर और नरगिस की चोरी चोरी पिक्चर से ये अमर गीत सुनने वाले हैं आप। ये गाना उस चांद के लिए है जो अभी अभी हमने सुना है। काफी कुरूप दिखता है। प्लीज माँ, तुम नहीं समझोगी। मैंने तो जब भी शादी की बात चलाई तुमने हमेशा मुझे मना कर दिया, ये कहकर कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते। कम से कम हमारे उससे मिलने का इंतजार ही कर लेते, उतना भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता जब उसने मुझे प्रपोज किया वो आपके बारे में सोच रही थी। अगर मैं भी उसे प्रपोज करता तो मैं आपके वॉशिंगटन से यहां आने का इंतजार बिल्कुल नहीं करता। आई लव हर डैड। ये बिल्कुल ठीक नहीं है चैतन्य। सुनो, आजकल यही रिवाज है, यही होता है। चैतू, मुझे एक बात बताओ, क्या वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करेगी? हाँ, करना तो चाहिए। वैसे वो मुझसे कहीं ज्यादा कमाती है डैड। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? माँ, क्योंकि आप बिना मिले बिना वजह उस पर इल्जाम लगा रहे, ये तो हद है। हम मिले नहीं है पर हमारे आंख कान खुले। सब कहते हैं कि वो उस शादीशुदा बड़ी स्टार की गर्लफ्रेंड है। आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसा कुछ बता रहे हैं मुझे पहले से पता नहीं? ओके, ठीक है। 8 मतलब ये वो जानकारी है जो आपको मेरे बारे में नहीं होगी। मेरी 8 गर्लफ्रेंड्स थी, 8 लड़कियां मेरे बहुत करीब थे। ये क्या तरीका है बात करने का? अपनी मां के सामने कोई ऐसे बात करता है? शक्ति के बारे में उसके पीठ पीछे इस तरह की बातें करना जब वो खुद का बचाव नहीं कर सकती है, ठीक नहीं है मॉम। हमारे नजरिए से सोचो, क्या हमारा चिंता करना नॉर्मल नहीं है? हम पर उंगली उठाना जरूरी है क्या? हमें अब उससे सीधा रिसेप्शन पर मिलना चाहिए? उसने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम तुम्हारे माँ बाप से परमिशन तो लेना चाहिए? क्या उसमें इतनी सी भी शर्म नहीं है? अब मुझे चिंता हो रही है बेटा। मुझे लगता है उसमें क्लास की कमी है। उसने इस शादी के बारे में अपनी मां को भी बताया है या नहीं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे परेशानी हो रही है। ये बात तो ठीक नहीं है। आपको उसके लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। सुनो चैतन्य, मेरी मानो तुम शादी पोस्टपोन कर दो। वैसे भी तुम सिर्फ मंदिर में ही तो शादी कर रहे हो। हम उसे मिलते हैं, कुंडली मिलवा कर देखते हैं। कुंडली मिलवा कर? गॉड, क्या बोल रहे हो आप? मैं शादी में देरी नहीं कर सकता। ये वक्त उसके लिए बहुत नाजुक है और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये क्या? रिलैक्स, मैं जाकर चेक करती हूँ। स्कूल खत्म होने की घंटी, टेलीफोन की रिंग, दरवाजे की घंटी। मुझे इनसे हमेशा नफरत थी। मुझे हमेशा लगता है जैसे ये कह रही हूं अनहोनी होने वाली है जो पैरों तले से जमीन खींच लेगी। जैसे ही आपको लगता है सब ठीक है,
घंटी की एक आवाज आज भी मेरे अंदर एक अजीब एहसास पैदा करती है। पता नहीं ये सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत खुश हूँ, आसपास खुशी का माहौल है, पर उस खुशी के लम्हों में भी दिमाग में कहीं पीछे एक ख्याल है, जैसे मुझे इंतजार है कब वो आवाज मुझे इस सपने से जगा देगी, मुझे बता देगी कि वक्त हो गया है जिंदगी के इस चैप्टर को बंद करने का। चलो। हेलो चैतन्य। शक्ति, शक्ति मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। जिस हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर से मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, उसका फोन आया था और कल रात ही उससे मुलाकात हुई। वो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। मेरी स्क्रिप्ट, हमारी स्क्रिप्ट। हमें काम इसी वक्त शुरू करना पड़ेगा। सब तय हो गया है और जल्द से जल्द मुझे बॉम्बे बुलाया है। मुझे रात भर नींद नहीं आई, यही सोचता रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये बात तो तुम मुझे शादी के बाद भी बता सकते थे ना। पर तुम ये बात फोन पर बता रहे हो, क्या इसकी कोई खास वजह है? क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं शक्ति? तो अब डायरेक्टर शादी नहीं करते क्या? इस फिल्म के ऑफर का हमारी शादी से क्या लेना देना है चैतन्य? बात फिल्म की नहीं है। फिर? मतलब फिल्म भी है, पर मेरे मॉम डैड की भी है। बात तुम्हारी अम्मा की भी है। मतलब मैं क्या कहूं? तो ऐसे शादी क्यों करे? ऐसी भी क्या जल्दी है? और हम एक साथ खुश हैं, फिर ये क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है चैतन्य। मैं चाहती हूं कि मेरी एक फैमिली हो। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ये बात कल रात को बताते जब तुम्हारे पेरेंट्स ने आने से मना कर दिया, तो आज सुबह मैं तुम्हारे साथ हैदराबाद चलती। हम उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते थे, पर शादी के 1 घंटे पहले चैतन्य। आई लव यू, और तुम्हें ये पता है ना, मैं सिर्फ थोड़ा और वक्त मांग रहा हूं ताकि सब ठीक से हो जाए। तब तक हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। सब बदल गया है, कुछ भी वैसा नहीं रहा। अब हमारे बीच शक है,
विश्वास खो चुका है और अचानक लग रहा है जैसे सपना टूट गया है। मैं अब जाग गई हूं चैतन्य, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर अब मैं एक बार फिर से सो भी जाऊं, वही सपना देखने की कोशिश भी करूं, फिर भी वो सपना मुझे कभी नहीं दिखाई देगा, ठीक वैसा जैसे वो पहले था, कभी नहीं। हमेशा एहसास रहेगा मैं सपना देख रही हूं। मुझे मालूम है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन इस तरह जिद मत करो। मेरी बात सुनो शक्ति, हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल है, और अगर ये रिश्ता सिर्फ एक प्लान की वजह से टूट गया तो तुम पछताओगी। पछता रही हूं चैतन्य। हे, मेरी बात। हेलो, फोन का वायर निकाल दो और वॉचमैन को बोलो गेट्स बंद कर दे। ठीक है और किसी दीदी। को अंदर ना आने दे। अम्मा ये सब उतार दो, उतार दो ये सब अम्मा। शक्ति, मैंने हमेशा चाहा है कि ये सब किसी और तरीके से होता। मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक दिन मुझे कहोगी कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी सकती हूँ, पर उसके लिए सिर्फ तुम्हारा बदलना जरूरी नहीं था। मैं अपना तरीका भी तो बदल सकती थी। मैं भी तो कह सकती थी कि ठीक है, मैं समझती हूँ। तुमने मुझे अच्छे स्कूल में भेजा और मुझ पर भरोसा करने वाली तुम पहली इंसान थी अम्मा। अगर चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी तो मुझे ऐसे नाराज नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहिए था और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी अम्मा। मुझे तुम्हारी आंखों में देखना चाहिए था और पूछना चाहिए था तुम खुश हो या नहीं, पर अब अगर मैंने अपना प्यार और अपना एहसान जताया होता तो वो दिन भी कितने खूबसूरत होते ना। हमारा रिश्ता भी हमारे सपनों की तरह बिखर गया था अम्मा।
अगर आप सब कुछ अलग ढंग से करें तो भी आप दर्द से बच नहीं पाएंगे। सिर्फ जाने पहचाने दर्द से बच सकते हैं। मौत मेरे लिए वो अनजान दर्द की तरह थी। अम्मा की मौत, क्योंकि उनकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे सब कुछ रातों रात हो गया। उसके अगली रात मद्रास में जब मेरी नींद खुली, कोई डरावना सपना नहीं था। मेरे सामने एक नई असलियत खड़ी थी। आखिर अप्पा ठीक ही कहते थे। जिंदगी में मैं बुलंदी पर रहूं या जमीन पर, लगता है मुझे अकेले रहने का ही श्राप मिला है। तो अब आप क्या करेंगे मैडम? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता सैयद। सैयद जी। ग्रामोफोन ऑन कर दो, मुझे गाने सुनने हैं। आई एम रेडी। अभी करता हूँ मैडम। इतना सोच विचार, खुद का जांचना परखना, खुद की खोज, राजनीति शायद आपके लिए कुछ ठीक नहीं लगती। आप राजनीति में कैसे आ गई? वो मुझे एक बार फिर मिले। मैडम। कौन है? सॉरी मैडम। क्या हुआ सैयद? साहब घर आए हैं, आपको पूछ रहे हैं, इसीलिए। मैडम। हाँ आ रही हूँ, वेट करने दो उन्हें।
आप राजनीति में कैसे आई? वैसे ही जैसे फिल्मों में आई। किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी। कम से कम मेरा तो कोई प्लान नहीं था। पर आप राजनीति में पहुंच कैसे गईं? तकदीर से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री का काफिला अभी तक यहाँ से निकला नहीं है। जैसे ही चलेंगे मैं खबर कर दूंगा। कुछ नहीं है साहब, खाना ही लेके आ रहा हूँ। क्या इसमें? कैसी हो तुम? क्यों? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था शक्ति। तुम्हारी मां का संस्कार मैं खुद करता। मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। वो मेरी बहुत ही वफादार थी। वो आपका सम्मान करती थी। हाँ, मेरा सम्मान करती थी। तो क्या आप मेरे खबर भेजने का इंतज़ार कर रहे थे? आपके पास तो हमेशा से लोग थे और अब तो आप ही सरकार हैं। मुख्यमंत्री होने की कुछ मुश्किलें भी हैं शक्ति। आपके पास ध्यान देने के लिए और भी ज़रूरी काम है। फिर यहाँ कैसे आना हुआ मुख्यमंत्री जी? मुझे लगा था मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। अगर पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया और उसके बाद पीछे से दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो फिर बताइए वो लौट कर कैसे आएगा? मुझे तो लगता था कि पंछी खुद ही आज़ाद होना चाहता है। आपको क्या लगता है, आप जीएमआर को छोड़ देती अगर उन्होंने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उन्हें छोड़ा नहीं था? खुद पे विश्वास करने वाली औरतों की जिंदगी में भी कोई एक आदमी होता है जो उसे छोटी सी बच्ची की तरह महसूस करवा सकता है। जब आप कुछ दिल से चाहते हैं तो ये भी बहुत मायने रखता है कि वो आपको कैसे मिलता है। क्या आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप पीछे के सीट पर बैठे हैं? नमस्कारम सर। सैयद को गाड़ी निकालने के लिए बोलो, मैं अभी ऑफिस जाऊंगी। जी अक्का। ओह, तो अब तुम्हारी रक्षा सैयद करता है? आया था मुझ पर नजर रखने, पर अब मेरी रक्षा करता है। आपको तो पता ही होगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? कुछ कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? समझी नहीं। किस हक से आप मेरी मदद करना चाहते हैं जीएमआर साहब? मेरी हालत भीख मांगने जैसी तो नहीं है। आज एक दोस्त ने मुझे शहर के बीचों बीच बने एक घर के बारे में बताया।
जो बिकने की कगार पर है। कह रहा था कि कर्ज चुकाने के लिए बेचा जा रहा है और पूछ रहा था क्या मैं इसे खरीदना चाहता हूं। लगता है यही वो घर है। मुझे अब इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं बेच भी रही हूं तो ये घर आपके लिए बिकाऊ नहीं है। अगर मैं सचमुच खरीदना चाहूं तो तुम मुझे रोक पाओगी शक्ति? पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पास यह घर रहे। इस घर की दीवार की दूसरी तरफ एक और छोटा सा घर था जहां तुम रहती थी जब पहली बार मिली थी। मैं उस घर में आया था और उस लड़की से पूछा था क्या तुम मेरी रानी बनोगी? याद है ना शक्ति? याद रखने वाली बात होगी तो जरूर याद रहेगी। मुझे मालूम है कि यह घर तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, इसलिए साथ देना चाहता हूं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हॉस्पिटल में मेरी हालत जानते हुए भी आपने मेरा साथ नहीं दिया था। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। तुमने हमेशा हमारे रिश्ते को अपने नजरिए से देखा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम जो कभी किसी के लिए नहीं बदली, मेरे लिए भी नहीं, फिर भी तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा माना। पर क्यों? जब मैं सिनेमा में नया नया आया था सबको लगता था मैं अलग हूं, जो दूरी बना के रखता है, किसी से भी खुलता मिलता नहीं है। उनके लिए मैं हटके था। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मुझे पता था मेरे बड़े बड़े सपने हैं, अरमान हैं, फिर भी मैं सबकी तरह खुद को एक आम आदमी ही समझता था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला तब मुझे समझ में आया क्योंकि तुम भी मेरी तरह अलग थी। अगर आपको बड़े सपने देखने हैं तो आपको हटके होना ही पड़ेगा। तब समझा ये कोई कमी नहीं बल्कि मेरी ताकत है। ये सब आप मुझे अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए शक्ति बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। हाँ मुझे मालूम है। क्योंकि मेरे लिए तुम कोई भी आम लड़की नहीं हो। हमारा तो खास लोगों का मिलना, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आप मुझे तसल्ली देना चाहते हैं। मुझे पता है सब झूठ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में जो भी है मैं खुल के बोल रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो चाहे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, उस इंसान के तौर पर जो कभी सच और नतीजों से नहीं डरा। आप मर्द हैं, आपका रास्ता आसान है। सच बोलना मुश्किल हो जाता अगर आप औरत होते। फिर तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तभी मैं शक्ति जैसा बन पाऊंगा। एक दिन आएगा जब हमारे मर्द या औरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि शक्ति कौन है। कब होगा पता नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे मांग सकती हो शक्ति। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा कहा हर शब्द सरकारी ऑर्डर जैसा है। रुक जाइए जेमार, प्लीज। माफ कीजिए मैडम, हम बस चीफ गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे आज कौन सा अवार्ड देना है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मैडम। और देना किसे है? ये तो अभी नहीं बता सकता। स्टेज पे एनवलप खोलेंगी तभी पता चलेगा। बताओ, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसे अवार्ड दे रही हूँ। एक सेकेंड मैम, मैं अभी आता हूँ। शक्ति, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसे अवार्ड देने वाले हैं। और अगर उसे अवार्ड देना भी हो तो तुम्हें क्यों बुलाते? ये पब्लिसिटी के लिए क्या इतना गिर सकते हैं? शक्ति, मैं जाकर चेक करूं क्या?
मैडम, आज आप बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देने वाली हैं। पर किसे? चैतन्य रेड्डी को मैडम। तुम लोग कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हो क्या? हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, हम तो चाहते थे आप आएं। वो आज नहीं आने वाले नहीं, मैडम। अब बस करो। प्लीज मैडम। नहीं, बोल दिया ना। मेरी बात तो सुनिए मैम। तुमने तो नेशनल पार्टी के साथ मिलकर उन्हें निकालने की कोशिश की थी, फिर अचानक ये दुख क्यों? क्या कहा आपने? आप उस प्रदीपन की हर बात का विश्वास करती हैं? मैं किस बात का विश्वास करती हूं, किसका नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया। एक तरह से तुमने उन्हें ही तोड़ दिया। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाने के लिए बाहर बहुत भीड़ जमा है, लेकिन आप, जिस आदमी के साथ मिलकर तुमने ये षड्यंत्र रचा, उसने खुद मुझे बताया है। ये सब जरा शांत हो जाए, उसके बाद मैं पार्टी और उनका पद संभाल लूंगी। इस बात से हमारे बीच कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना शक्ति? पार्टी पद पर यह फैसला आपने लिया कब? अभी तुमसे मिलने के बाद। आप सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, है ना? तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसी हूं कि इस उम्र में मैं राजनीति में आना चाहूंगी? वो भी तब जब मेरे सर पर उनका हाथ भी नहीं है। जब मर्द ऐसी बातें करते हैं तो मैं समझती हूँ मुझे जेएमआर ने सिर्फ एक प्रेमिका की तरह इर्द गिर्द रखा है, जैसे मुझे और कुछ नहीं आता। तो क्या मैं सच में यही हूं? मेरे बारे में छोड़िए। क्या आपको आपके पति के फैसले पर बस इतना ही भरोसा है? आप अपने पति को क्या इतना छोटा समझती हैं? नहीं शक्ति, मैं तुम्हें इन मर्दों से बेहतर जानती हूं। जितना ये समझते हैं तुम उनसे कहीं आगे हो। तो क्या आप कह रही हैं मैं जालसाज हूं? तुमने मासूम होने का नाटक किया है। उनकी बीवी होते हुए मैंने सब अनदेखा किया। इतने सालों तक सब चुपचाप सहा। इसके बदले में मुझे क्या मिला? मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा, एक तुम ही हो जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया।
लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मरते हुए उनके मन में आखिरी एहसास प्यार का नहीं था, एक बोझ का था कि आखिरी वक्त में उन्हें मेरी चिंता होने लगी थी, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो कि उन्हें मेरी अहमियत का एहसास होने लगा था। जब मेरे पति जिंदा थे मैंने समझौता कर लिया था, पर अब मैं उन्हें बांटने के लिए तैयार नहीं हूं। लक्ष्मी। जी अम्मा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये पार्टी, ये पॉलिटिक्स, पोजीशन, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं सब छोड़ दूंगी, आप सब कुछ रख लीजिए। तुम कौन होती हो भीख देने वाली? तुम्हें अभी ये लगता है कि सब तुम्हारा है? मेरा मतलब ये था, मैं कोई झगड़ा करना नहीं चाहती। झगड़ा करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे सिर्फ एक आखिरी बार उन्हें देख लेने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई तमन्ना पूरी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उन्हें आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ। ये तो आपकी बेइंसाफी है। बेइंसाफी? मैं खुद से नाराज हूं कि उन्हें रोका नहीं कभी, और तुम पर भी कि तुमने उन्हें बहला लिया। लेकिन अब ये सब मत करो शक्ति, ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं। यहां से चली जाओ प्लीज। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे कि मैंने उन्हें फंसाया हो, जबकि सच तो ये है कि वही उनकी धर्मपत्नी है। डर लगता है कि कहीं मैं उनके जैसी ना बन जाऊं। जिंदगी में कोई भी फैसला हमेशा के लिए नहीं होता। जो रास्ते हमारे सामने होते हैं हम उन्हीं में से एक को चुन लेते हैं। अंतिम संस्कार कल है। वो मुझे एक आखिरी बार उनका चेहरा देखने दे सकती थी। अब अंतिम संस्कार के लिए जाकर करूं भी तो क्या? जीएमआर नहीं रहे, ये सच है। उन्हें देखने जाना है ये कहकर तुम खुद को धोखा दे रही हो। हम सबके अंदर एक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध अपना अपना है, अलग है। कल एक संघर्ष तुम्हारे भीतर भी उठने वाला है। जो करना है वो करना है, तुम चाहो या ना चाहो, और कल तुम्हें ये फैसला लेना पड़ेगा। पूरा शहर जैसे शमशान बन गया है सर। हर तरफ भीड़ चीख रही है, चिल्ला रही है। अगर उन्हें मौका मिलता तो हमारी कार तहस नहस कर देते। कार पर लगे पार्टी के झंडे की वजह से हम बच गए। सैयद, क्या दंगे हो रहे हैं? नहीं, दंगे नहीं हो रहे सर। जीएमआर की मौत ने पूरे शहर को हिला दिया है। बस का क्या मतलब है? हम बचकर निकल आए और तुम कह रही हो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं हुआ है। बड़े नेता के जाने पर ऐसा ही होता है, और वो सिर्फ नेता नहीं थे, भगवान थे। सैयद, तुम मुझे बताओ। मैंने गाड़ी जल्दी चलाई ताकि हम बचकर निकल सके। एक आदमी तो गुस्से से गाड़ी के सामने लेट गया। इन्हें बचा के लेके आना आज बहुत मुश्किल था। हालात तो बहुत खराब है। ऐसे तो हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं है सैयद। कोई यहाँ भी पेट्रोल बम फेंक सकता है। हम अंदर बैठे हो या बाहर हो, सुरक्षा की तो कोई गारंटी नहीं है। तुम क्या बात कर रही हो? तुम क्यों शक्ति को इन हालात में वहाँ ले जाने पर तुली हुई हो? मैं जो भी कहूँगी तुम तो उसका उल्टा। अंदर आओ, जो भी बात करनी हो अंदर चल कर करो। वैसे भी ये फैसला शक्ति को करना है। क्या फैसला लेना मुश्किल था? हमेशा। क्या आपको किसी का डर लगा? किसका डर?
लोगों का? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या आपको इस बात का डर लगा कि एक बार फिर सब शुरू करना पड़ेगा? आपका एक फिल्म करियर था जहां आपने शुरुआत की थी और उसमें ऊंचाई भी हासिल की। फिर आपने राजनीति में एक नई शुरुआत की और वहां भी एक ऊंचाई तक पहुंची। अब ऐसी हालत थी कि आपको एक बार फिर सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी थी। क्या इन हालातों से आपको डर लगा? काश कि ऐसा हो पाता। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाती। मैं अपना अतीत नहीं बदल सकती। जहाँ तक मेरे भविष्य का सवाल था, मुझे ये बात गलत लग रही थी कि लोगों ने मेरे सर पे बंदूक तान दी थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि लोग मुझे हटा देना चाहते हैं। हालांकि मुझे ये सब नहीं चाहिए था, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग कह रहे थे तुम्हें ये नहीं मिल सकता। मैंने उसे पाने की ठान ली थी। मुश्किल फैसले। हाँ, मुश्किल फैसले। आपातकालीन समाचार। अति विद्वान तीवीर मुनेत्र कड़गम के जनरल काउंसिलर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जनता के दिलों पर राज करने वाले माननीय श्री GM रविचंद्रन की मृत्यु इस राज्य के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। हमारे महानायक GMR ने हमें हमेशा हालात से ऊपर उठना सिखाया है। दुख की इस घड़ी में आपातकालीन कमेटी ने ये फैसला लिया है कि GMR की पत्नी, हमारी माँ श्रीमती जननी देवी ही इस पार्टी का भविष्य हैं। पार्टी की प्रबंधन और जनरल कमेटी तथा संसद के माननीय सदस्यों ने भी माँ जननी देवी को अपना समर्थन देने की शपथ ली है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कमेटी के इस फैसले को स्वीकार करें और हमारी पार्टी के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या आप बता सकते हैं? सर, ये प्रबंधन कमेटी में कौन कौन है, आप बता सकते हैं? सर, प्रबंधन कमेटी की अगली मीटिंग कब है? ये वक्त सवालों और जवाबों के लिए नहीं है। नमस्कार। क्या इस वक्त भी उनका मत है कि उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? कब होने वाली है? प्लीज जवाब दीजिए सर। जनरल काउंसिल की मीटिंग के बिना ये घोषणा की है। किसी ने पार्टी के नियमों की बात की तो जननी अम्मा के खिलाफ कौन खड़ा होगा? अगर शक्ति खड़ी हो गई तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हें ये सोचकर ही फैसला लेना है शक्ति। आपको फैसला ये सोच के लेना चाहिए कि भविष्य में राजनीति में क्या होने वाला है।